5 दिसंबर 1945 अमेरिकन नेवी के 5 एयरक्राफ्टों ने अपनी डेली रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान फ्लोरिडा से उड़ान भरे। लगभग 1.5 घंटे के बाद लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को ये इन्फॉर्म किया कि कुछ ठीक नहीं हो रहा उनके साथ। उनके प्लेन में लगे तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे पश्चिम दिशा का पता नहीं चल पा रहा है और समुंदर भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अटलांटिक ओशियन का पश्चिम भाग, जिस इलाके में ये प्लेन उड़ रहा था, उस इलाके को आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और वो पांचों प्लेन कहाँ गायब हो गए, उसे ढूंढने के लिए उसी शाम एक सर्च प्लेन को भी भेजा गया, मगर वो सर्च प्लेन अपने 13 लोगों के क्रू के साथ टेक ऑफ करने के 27 मिनट के बाद ही गायब हो गया। और ऐसे अजीबोगरीब चीज़ों को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिपोर्ट किया जब वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि सबसे पहले समुंदर काफ़ी शांत दिख रहा था, फिर अचानक आसमान में कुछ अजीबोगरीब लाइटें ब्लिंक होती हुई नजर आने लगी। जब उन्होंने अपने मैग्नेटिक कंपास पर ध्यान दिया तो वो इरेटिक रीडिंग्स दिखा रहा था। फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच बने इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बरमूडा ट्रायंगल के नाम पे आपको सालों से कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अटलांटिक ओशियन के इस इलाके को सबसे पहले आर्थर विंसन कैरिस्ट ने एक मैगजीन आर्टिकल में बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया। उन्होंने ये टर्म मिस्टीरियस डिसअपेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। उन्होंने 1945 में हुए फ्लाइट 19 के साथ साथ यूएसएस साइक्लोप, जो 1918 में अपने 306 लोगों के क्रू के साथ उस इलाके में गायब हो गया था, उसके बारे में भी उन्होंने उस आर्टिकल में मेंशन किया। कैरिस्ट ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि बरमूडा ट्रायंगल एक ट्रू मिस्ट्री है और यूएस नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड इस बात को मानते हैं। और लास्ट सेंचुरी ही इस इलाके में 5 लाख शिप्स और प्लेन्स गायब हो गए और उन सब का मलबा भी नहीं मिला। जब कुछ चीज़ें समझ में ना आती हैं तो उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बनने ही लगती हैं, जिनका सच से कोई वास्ता नहीं होता। जिनमें से कुछ थ्योरीज एलियंस के बारे में, यूएफओ साइटिंग के बारे में, और कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ से किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा है, यानी किसी दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल। और ये सारी चीज़ें तब हाईलाइट होना शुरू हुई जब एक अमेरिकन जहाज एलन ऑस्टन को अटलांटिक ओशियन में एक लावारिस जहाज मिला। एलन ऑस्टन के कुछ क्रू मेंबर उस लावारिस जहाज में चले गए और उन्होंने इस जहाज को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचा, और रास्ते में ही ये दोनों जहाज अलग हो गए। और फिर से एलन ऑस्टन नाम के इस जहाज को वो लावारिस जहाज मिला, मगर उस लावारिस जहाज में शामिल हुए सारे एलन ऑस्टन के क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे, यानी वो उस लावारिस जहाज में नहीं थे। और यही कुछ फेमस इंसिडेंट थे जो बरमूडा ट्रायंगल में हुए थे। और इन सभी इंसिडेंट में हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। और किसी चीज़ का जवाब हमें नहीं मालूम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ इस दुनिया से ही परे है। और इसके बाद कई सारे रिसर्चरों ने सालों तक मेहनत की और ये पता लगाया कि बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं, ऑथर्स के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस इलाके में हुए सारे इंसिडेंट को रहस्यमय बनाने की केवल कोशिश की गई है। और अब बात करते हैं इन सभी इंसिडेंट में सच में क्या हुआ होगा। कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि इस काल्पनिक बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज हैं, जिसके कारण कंपास ठीक से काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक फॉग क्रिएट हो जाता है जो प्लेनों के साथ। और इस इलाके के कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, जिनमें से इस इलाके में हमेशा टॉर्नेडोज और हैरिकेन्स आते रहते हैं। और गल्फ स्ट्रीम, जो कि इस इलाके में फुल फोर्स से एंटर करता है, जो कि पूरी तरह से काफ़ी एक डूबे जहाज के डेब्रिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि इस इलाके के सिंक होल से मीथेन गैस निकलती है, जो किसी भी जहाज को बैलेंस कर सकती है, यहाँ तक कि डुबा भी सकती है।
जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड से इस इलाके के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि इस इलाके में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, जिस बात से ये साफ हो जाता है कि आर्थर विंस्टन कैरिस के द्वारा बताई गई सारी बातें गलत थी। और अब बात करते हैं फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ होगा। मैं कोई भी बात दावे के साथ नहीं कह सकता, मगर जो पॉसिबिलिटीज़ फ्लाइट 19 के साथ हुई होंगी उसके बारे में ज़रूर बात कर सकता हूँ। उस ज़माने में नेविगेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। किसी भी पायलट को अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए अपनी अगल बगल की चीज़ों को देखकर कंपास की मदद लेकर अपनी लोकेशन का पता लगाना होता था। उस दिन फ्लाइट 19 एक ट्रायंगुलर पाथ पे फ्लाई करने वाला था, जो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका था कि यहाँ से उड़ान भरना है, इस आइलैंड के पास बॉम्ब गिराना है और कुछ किलोमीटर आगे जाकर लेफ़्ट मुड़ जाना है और ये आइलैंड देखते ही फिर से लेफ़्ट मुड़ जाना है। तब वो वापस अपने बेस पर पहुंच जाते। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर जिस आइलैंड के पास उन्होंने बॉम्ब गिराया उसके आगे मौसम ख़राब हो गया, जिससे वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, ना ही समुंदर को ना ही ये दोनों आइलैंड्स को, जिससे वो अपनी लोकेशन का पता लगाते। और इतनी मुसीबत कम थी, उसके ऊपर से कंपास भी ठीक से काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण दिशा भ्रम होना तो लाजमी था। उन 5 जहाज़ों के खोने के बाद कई सालों तक उन्हें ढूंढने का काम जारी रहा, मगर कुछ ना मिलने की वजह से कुछ सालों के बाद उस काम को बंद कर दिया गया। साल 1992 ग्रेम वॉकिज नाम के एक शख्स जो पेशे से सबमरीन डिजाइनर थे, वो अपनी सबमरीनों का प्रयोग समुंदर में डूबे खजाने को ढूंढने के लिए किया करते थे। तभी उन्हें कुछ अवेंजर प्लेनों का मलबा मिला। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि ये फ्लाइट 19 ही है, मगर इसके बाद भी किसी ने इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 50 साल बीत चुके थे। उन जहाज़ों के पायलटों के परिवार वाले या उन्हें जानने वाले भी इस दुनिया में शायद नहीं बचे थे। फिर साल 2004 में उन सभी जहाज़ों को ढूंढने का काम एक प्राइवेट संस्था ने शुरू कर दिया। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे समुंदर के एक बड़े इलाके को कई महीनों तक खंगाला और उसके बाद फ्लाइट 19 का आखिरकार मलबा मिल ही गया। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी मिस्ट्री है, और उन सभी चीज़ों को साइंटिफिकली आसानी से प्रूव किया जा सकता है। और आपकी क्या राय है इस बात पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।